हेलो सेपियंस। ओशो का नाम सुना होगा आपने। ओशो के जीवन की एक घटना है जिसे ओशोवादी बहुत शान से, बहुत सम्मान से, बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। उस समय ओशो पढ़ाते थे सागर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। तो प्रिंसिपल या वीसी के आस पास उनका जाना हुआ। घटना आपने सुनी होगी बहुत बार। ओशो जब जाते हैं तो गाड़ी बड़ी हुई थी। प्रिंसिपल और जो जो वीसी के जो वट एवर जो भी वहाँ पे थे, मैंने उससे पूछा, डीन या जो भी, कि भाई गाड़ी क्यों बढ़ा रखी। तो ओशो का जवाब था कि मैंने क्या बढ़ाई है, तो अपने आप बढ़ गई। उल्टा मुझे आपसे प्रश्न पूछना चाहिए कि आपने काटी क्यों। प्रश्न तो मेरा बनता है। वो इसको, इस वाक्य को, इस घटना को ओशो की जो एंटिकिटी है, ओशो की जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, ओशो की जो हाजिर जवाब है, उसका एक मान के रूप में देखा जाता है, बताया जाता है। मेरा क्वेश्चन है, दाढ़ी नेचुरली बढ़ती है इसलिए बढ़ा दी, नाखून में तो नेचुरली बढ़ते हैं, बढ़ा लेने भाई। पैदा पैदा भी तो नंगे हुए हो, क्यों पहनने कपड़े। खाना उबाल कर क्यों खाना है, कच्चा खाओ। ये कोई बात है क्या। कुछ भी। खैर, मैं ओशो का विरोधी नहीं हूँ और मैं ओशो का समर्थक भी नहीं हूँ। ओशो की अच्छी बातें मुझे पसंद है, बहुत सी बात है। ओशो ने जो तर्क शक्ति उपयोग की, जो लॉजिक रखा है, जो तर्क के साथ जो बातें रखी हैं, जो उन्होंने कमेंट्री की है डिफरेंट बुक, जो अपने स्क्रिप्चर्स हैं उनके ऊपर, तो लिए हैं। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स उसको बनाने की क्या आवश्यकता है भाई। एनीवे, आज का टॉपिक जो है ये है कि क्या चरित्र और ज्ञान के बीच कोई संबंध है। क्या किसी ज्ञानी होने का प्रमाण ये है कि वो चरित्रवान है, और क्या किसी के चरित्रवान होने का ये प्रमाण है कि वो ज्ञानी है। क्या चरित्र और ज्ञान के बीच में अनिवार्य संबंध है। मुझे तो नहीं लगता। दुनिया भरी पड़ी है ऐसे इंसिडेंट से जहां पर व्यक्ति के चरित्र में दुनिया भर के ग्लिच हैं, और ज्ञान के नाम पर बहुत ही हाई लेवल का व्यक्ति मिला। कुछ एक तो मैं आपको गिना सकता हूँ। हमारी ये धारणा जो है कि वस्त्र यानी चोला, लंबी बड़ी हुई दाढ़ी, या कान फड़वाना आदि आदि जो हैं, बहुत से हमने सिंबल्स बना रखे हैं। ये किसी के महात्मा होने के, ज्ञानी होने के या ढोंगी होने के भी प्रमाण है, ये भी आपको पता होगा। इसका कोई अनिवार्य संबंध नहीं है ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान, नॉलेज एक बौद्धिक प्रक्रिया है। वो एक रेशनल ऑब्जर्वेशन है, वो एक इंटेलेक्चुअल फील्ड है। चरित्र आपकी सोशल डिमांड है, वो सामाजिक मांग है, वो सामाजिक एक्सप्लेनेशन है, इवन वो सामाजिक फोर्स है। कभी गौर किया है कि जिसे अध्यात्म में उतरना है इस देश में, हमेशा चोला ही पहन लिया बस, क्योंकि वो सोचता है कि ये दिखाऊंगा तभी मैं आध्यात्मिक समझा जाऊंगा। इसलिए हजारों भरे पड़े हैं, हरिद्वार जाते हैं चोला पहनते हैं, कोई मठ में शामिल पाते हैं, या कोई बहुत बहुत बने हुए हैं वहां पे भाई। आश्रम ही आश्रम भरे पड़े हैं, उनमें बैठते हैं। भाई आध्यात्मिक सेवा करनी है, इतना बड़ा आश्रम बनाया है, आप जहाँ पे जाते हो विजिट करने के लिए, आप चार्ज लिया जाता है। सेवा करो ना भाई, सेवा के नाम पे भी कुछ दिया जाता है। लेकिन अगर तो लेते हो, खर्च ही कर देते हो, इतने बड़े आश्रम कहाँ होते हैं। आपने उनका रहन सहन, उनका खान पान देखा है कभी। सेवक सेविकाएं देखे हैं कभी। ये मानसिकता जो हमारी है, ये उन्हें सर पे बैठाए हुए है। उनके लिए वैसे ही वो काम है, धंधा है, रोजगार है, business है, जैसे कि हमारा सामान्य रोजगार है। फिर वो कथावाचक बन के आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। फ्री में ना, लाखों रुपए लेते हैं।
खैर वो एक अलग विषय है। तो चरित्र और ज्ञान का ऐसा कोई संबंध नहीं है। मैं आपके सामने ऐसे अनेक व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता हूँ जिनके चरित्र में आपने बहुत से ग्लिच डाले हुए हैं। चारित्रिक रूप से आप उन्हें श्रेष्ठ मानते नहीं, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से विश्व भर में वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे वो पढ़ाए जाते हैं। एक लिटरेरिस्ट है, फ्रांसिस बेकन का नाम सुना होगा आपने। उसके ऐसे आज भी इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर में बेकन ऐसे इसके नाम से पुस्तक लगती है, मास्टर्स की डिग्री की इंग्लिश लिटरेचर। वो वर्ल्ड वाइड पढ़ी जाती है। हर चीज पर उसने ऐसे लिखे, ऑन लव, ऑन हेट्रेड, ऑन डेथ, ऑन मैरिज, ऑन बैचलर। हर विषय पर उसने ऐसे लिखे हैं, कोई विषय छोड़ा नहीं। और इतने बेहतरीन ऐसे लिखे हैं कि आप उनको पढ़ोगे शॉक रह जाओगे, ये व्यक्ति कितना ज्ञानी रहा हो। ये वो व्यक्ति था जिसने फिलोसॉफी में पहली बार साइंटिफिक मेथड इंट्रोड्यूस की। जॉन लॉक का नाम अगर आपने सुना है, जिसने कि इंडक्शन मेथड प्रपोज किया था, इंपेरिकल मेथड प्रपोज किया था, उससे भी पहले इंडक्शन मेथड उसने साइंस वाला, साइंस में इंडक्शन मेथड यूज होता है, साइंटिफिक मेथड उसने प्रपोज किया था फिलोसॉफी के लिए, किसी भी विधा के लिए, जो भी ह्यूमैनिटी जो सोशल साइंसेस की विधियाएं हैं। और ये फ्रांसिस बेकन जो है, आप जानते हो, इसके ऊपर रिश्वत लेने के, करप्शन के 23 चार्जेस लगे थे। 23 बार रिश्वत रिश्वत लेते पकड़ा गया था। जी हाँ, 23 बार ब्राइब ली थी उसने। और इसके चार्ज में उसे जेल भी जाना पड़ा था, 4 दिन की जेल हुई। उस समय इंग्लैंड के राजा थे जेम्स फर्स्ट, शायद जेम्स फर्स्ट ही थे। उन्होंने इंटरवीन किया, उसकी सजा माफ की, उसे बाहर करवाया, उसे अपराध मुक्त किया। लेकिन उसे, और वो व्यक्ति पार्लियामेंट की सीट पे काबिज था उस समय भाई। और उसका जवाब क्या था इसके में, इसके उत्तर में, ये तो पॉलिटिकल मनी है। और आपको पता है पॉलिटिकल मनी कल्चर रही है वहां पे। कहने का मतलब, आप एक पॉलिटिकल पर्सन हो और आपको गिफ्ट के रूप में धन दे दिया जाए, दैट इज अ पॉलिटिकल मनी। और वो पैसा किसी सामने वाला उस पैसे के बदले में आपका कोई काम निकाल दे, तो बड़ा बचने का अच्छा तरीका था। पता जाने कितने लोग रहे होंगे। तो उसने जो किया, उसके बदले में उसे अपना करियर के साथ ये करना पड़ा, उसे बर्खास्त कर दिया गया, दोबारा किसी पार्लियामेंट में बैठने की कंडीशन में नहीं रहा, 23 टाइम्स। अब एक करप्ट व्यक्ति आपको एक इतने अच्छे अच्छी किताबें लिख के दे रहा है, एसेज लिख के दे रहा है, मेथड दे रहा है, ज्ञान का लेवल सोचो उसका, लेकिन क्या उसके चरित्र से मैच कर रहा है? आपकी दृष्टि में तो नहीं मैच कर रहा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, चरित्र का ज्ञान का अनिवार्य संबंध नहीं है। लेकिन इंडिया में बना रखा है बस, मानसिकता है। और भी बहुत से लोग हैं ऐसे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चरित्र एक सामाजिक डिमांड है। सामाजिक डिमांड जो होती है वो प्राकृतिक नहीं होती। ज्ञान एक बौद्धिक प्रक्रिया है, वो एक रेशनल एक्टिविटी है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। वो कल्पनाएं अपनी उड़ती रहती हैं, ढूंढ के लाती हैं। कैरेक्टर जो बिल्डिंग जो है, वो समाज आप पे फोर्स करता है कि इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, और उस तरह का अपने आपको बनाना पड़ता है। कैरेक्टर बिल्डिंग है। इस पे प्रेशर्स हैं, इस पे रोक है, इस पे लिमिटेशंस हैं। और समाज का तो निर्माण ही प्रकृति का इंक्रोचमेंट करके, अतिक्रमण करके हुआ है। अरिस्टोटल के डेफिनेशन को, अरिस्टोटल की स्टेटमेंट है, उस पे रीथिंक करने की जरूरत है। उसको फिर से सोचने की जरूरत है। जब अरिस्टोटल कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परिवार और समुदाय एक प्राकृतिक संस्थाएं हैं, नहीं है। पूरा का पूरा समाज प्रकृति के विदोहन पर, प्रकृति के अतिक्रमण पर निर्भर करता है। प्रकृति आपको नंगा पैदा करती है, आपको अपने, प्रकृति आपके लिए कच्चे फल फ्रूट तोड़ के, फल फ्रूट या कंदमूल जो भी है वो फ्री उपलब्ध करवाती है, आपने उस पर
कीमत लगा दी, खरीदने पड़ रहे हैं, ये आपके समाज ने किया। प्रकृति आपसे यहाँ पे इस धरा पे रहने का किराया नहीं लेती, खर्चा नहीं लेती। हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस धरती पर रहने का टैक्स दे रहा है अपने ही आप। प्रकृति में जल मुक्त है, हमने जल को बांध दिया। प्रकृति में किसी का कोई रिलीजन नहीं है, हमने बांट दिया है। प्रकृति में किसी शारीरिक अंग के साथ छेड़छाड़ करके मजहबी जामा नहीं पहनाया गया है, हम पहना रहे हैं। प्रकृति में नाखून, दाढ़ी, बहुत सी चीजें हैं जो वास्तविकता की तरह बढ़ती है, लेकिन हमने सामाजिक सभ्य होने के लिए उन चीजों के साथ अतिक्रमण किया है, लेकिन सही किया है। मैं ये नहीं कह रहा प्रकृति की सभी चीजें सही हैं, लेकिन हमने जो किया है उसमें सही कम गलत ज्यादा है। इससे पूरे समाज का निर्माण, समाज का ढांचा ही प्रकृति के अतिक्रमण पर डिपेंड हो रहा है। एक अमेरिका सॉरी एक ब्रिटिश शायद इंग्लिश लिटरेरिस्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ, डेफिनेटली नाम सुना होगा, सन ऑफ नेचर बोला जाता है। उन्होंने एक बात कही थी कि प्रकृति ने तो स्त्री और पुरुष ही पैदा किया, आपने रिश्ते बनाए, पति पत्नी, भाई बहन, दाऊ चाचा मामा नानी, अपना 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 दोस्त दोस्त, जो भी आपने रिश्ते बनाए बनाए, और आप उन रिश्तों के कारण दुखी। प्रकृति में दुख नहीं। गांधी जी मानते थे कि प्रकृति में सब इतना अवेलेबल हमेशा है, चाहे जनसंख्या जितनी मर्जी बढ़ जाए, कि सबका पेट भर सके। हमने उस भोजन पे अधिकार जमा लिया है और अब आधी जनता को हम भूखा मार रहे हैं, क्योंकि हमने उसकी कीमत निर्धारित कर, यही तो किया है। सेपियंस किताब है युval नोआ हरारी की, पसंद है मुझे, उसी से आपके इंस्पायर होकर मैं आपको वो सेपियंस बुलाता हूँ। उसमें उन्होंने कहा है कि मानव जाति ने या इस सेपियंस प्रजाति ने दो ऐसी ट्रिक लगाई, दो ऐसी चीजें की, जिसके आधार पर उसमें मानव द्वारा मानव के शोषण को, मतलब शोषण का एक पद्धति चला दी, प्रथा चला दी। दो चीजें। पहली चीज उसने बताई लैंग्वेज, कम्युनिकेशन करने की विधि खोजनी उसने। मैं उससे आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ कि लैंग्वेज नॉट ओनली लैंग्वेज बट स्क्रिप्ट। मानव जाति ने स्क्रिप्ट बनाई और स्क्रिप्ट के बेस पर उसने मानव को, मानव और मानव के बीच में डिस्क्रिमिनेशन खड़ा किया, ऊंचे नीचे, मूर्ख और समझदार। लैंग्वेज तो कोई भी हो सकती है, गूंगे की भी लैंग्वेज है, अंधे की भी लैंग्वेज है, इशारा करना या बोलना या कुछ वट एवर। अंधा तो बोल ही सकता है क्या, लेकिन पशुओं की भी लैंग्वेज होती है, आपस में चैट कर पाते हैं। लैंग्वेज नहीं स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब लिपि, लिपि का मतलब लिखने की कला। जो लिखने की कला इजाद की मानव जाति ने, उसके बेस पर एक मानव ने दूसरे मानव के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। आज भी जिस व्यक्ति को लिखना नहीं आता, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान, ऐसे हमारे हजारों बुजुर्ग हैं या रहे हैं यहाँ पर, अभी ज्ञान के नाम पर मिसाल है, लेकिन उन्हें लिखना नहीं आता, और वो अनपढ़ कहलाते हैं। और जिसे लिखना आता है, 5 10 15 पढ़ा, 5 10 पढ़ा हुआ है, 10 12 पढ़ा हुआ है, वो उसके मुकाबले में वो नीचे है। लिखने की कला को हमने आधार बना दिया, अब उसका ज्ञान बेकार है, चाहे उसे कितना भी आता हो। स्क्रिप्ट हमने बनाई जिसके बेस पर हमें डिस्क्रिमिनेशन, ऊंच नीच का भेद खड़ा किया। दूसरी चीज, हरारी कहते हैं कि कंपनी इजाद की मनुष्य ने। कंपनी का मतलब, कंपनी को ऐसे प्रेजेंट किया गया है जैसे वो एक बॉडी है, जबकि वो अपने आप में एक बॉडी नहीं है, वो हजारों या सैकड़ों लोगों का एक संगठन है जिसे कंपनी नाम देते हैं। कल को कोई एक व्यक्ति या 10 20 50 व्यक्ति उसमें मिलकर करप्शन कर देते हैं, तो वो चार्ज उन व्यक्तियों पे लगेगा ही नहीं, वो तो कंपनी पे लगेगा। तो इस कंपनी में सबसे आगे जो चीजें हैं वो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो किसी कोई भी, या शैक्षिक है या प्रशासनिक है या कुछ भी। कल को वहां पर कोई व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगते तो उसका केस गवर्नमेंट लड़ती।
क्योंकि वो कंपनी पर्टिकुलर व्यक्ति करके निकल जाता है, कंपनी जवाब देगी। यूनिवर्सिटी में कोई अभियोग लगा हुआ है, वो वहां पर पद पर है कोई व्यक्ति, तो वो यूनिवर्सिटी उसका पैसे पे करती है, चाहे उसका केस लड़े। इंस्टीट्यूशन केस लड़ते हैं, और इंस्टीट्यूशन को कल को दोष सिद्ध हो भी जाता है तो इंस्टीट्यूशन को कौन फांसी पे चढ़ा। ऐसे हजारों बिजनेसमैन है जो दिवालिया हो। इंडिविजुअली वो मालिक थे ही नहीं, उन्होंने शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए और एक परसेंटेज के मालिक बने, वो सीईओ बन गए। कल को कंपनी दिवालिया होते तो उनका कुछ नहीं जा रहा, उनका हिस्सा उनको मिलेगा। अब कंपनी को कौन सी सजा दे दोगे तुम? हम तो डूब गए भाई, किसे पकड़ोगे? एक अमूर्त, एक एब्स्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूशंस को हमने एक जामा पहना दिया, एक बॉडी का, एक पर्सनैलिटी का, और उसके बेस पर चल रहा है। सब हम लोगों के किया था, ह्यूमन का एक्सप्लॉयटेशन करने के। मूल मुद्दे पे आता हूँ, क्या चरित्र और ज्ञान का कुछ संबंध होता है? वर्ड्सवर्थ का मैंने भी आपको बताया। समाज जिस चरित्र के आधार पर डिसाइड करता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो चरित्र समाज का ही बनाया हुआ है। और समाज के बनाए इस चरित्र के क्राइटेरिया पे कोई व्यक्ति ज्ञानी अज्ञानी हो, ये बिल्कुल ही अन्याय है, बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव। ज्ञानी अज्ञानी होना अलग चीज है। हिटलर पकड़ के जेल में डाल दिया, जेल में मीन कैंप लिख दी, और वो मीन कैंप जब सामने आई तो बेस्ट सेलर बन गई। और वो इतनी बुकी बिकी वो पुस्तक, इतना नेशनलिज्म उसमें था, इतना ज्ञान उस बंदे ने उड़ेला का वो अगले दिन चांसलर, मतलब कुछ दिन बाद ही चांसलर बन के निकले जर्मनी को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसने शुरू कर दिया। कहाँ संबंध है चरित्र और ज्ञान का? ऐसे लोगों की भरमार है जिन्हें चरित्र की दृष्टि से हमने जब आकलन किया है तो उन्हें चरित्र की दृष्टि से हमने अच्छा नहीं पाया है, और ना हम उन्हें अच्छा कहते ही नहीं। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से वो श्रेष्ठतम लोगों में गिने जाते हैं। बर्ट्रैंड रसल, ब्रिटिश फिलोसोफर, जिसे नोबेल प्राइज मिला है अपने लिटरेचर के लिए, 4 4 शादियां की। चरित्र की दृष्टि से हम इंडियंस की नजर में वो दोषी है। अब मैं यहाँ पे 4 शादियों को जायज या सही नहीं ठहरा रहा हूँ। कुछ विशिष्ट लोग कहेंगे देखो 4 शादियां सही होगी, ना ना भाई, वो आधार अलग है, और 4 शादियों का आधार कोई कोई मान्यता नहीं है। वो लिबरल व्यक्ति था, वो गॉड को नहीं मानता था। गांधी जी के कैरेक्टर पे भी आप उंगली उठाते हो, सारी दुनिया उठाई बैठी है। सत्य के साथ मेरे, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से पूरी दुनिया पढ़ती है उस व्यक्ति को भाई। संबंध है उसके चरित्र और ज्ञान में। आचार्य चाणक्य का नाम सुना होगा, अर्थशास्त्र लिखा था, महान पॉलिटिशियन, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स में साम दाम दंड भेद। क्या चारित्र की दृष्टि से साम दाम दंड भेद को आप उचित मानते हो नैतिक दृष्टि से? विष कन्या नाम का कंसेप्ट उन्होंने रखा था दूसरों उनको जीतने के लिए। क्या चारित्र की श्रेष्ठता है? क्या अपने चरित्र की दृष्टि से श्रेष्ठ मानते हो? दिखावे के लिए नहीं मानते, अंदर से हम सब वैसे ही हैं। रविशंकर हुए सितार वादक, सुना होगा ना? उनके ऊपर स्त्रियों से अवैध संबंधों के दुनिया भर के इल्जाम लगे हुए हैं। नोरा जोन्स नामक एक महिला है, उनसे उनके एक संतान भी हुई थी। वो रविशंकर हैं जो सितार वादक, महान सितार वादक है। अभी रिसेंटली अनूप जलोटा का केस, वो तो आपके बहुत बड़े भक्ति मतलब जो भक्ति पद्धति है उसके ज्ञाता हैं। उनके तो चरण स्पर्श किए जाते हैं, महाज्ञानी माना गया। जो उनका किस्सा सामने आया तो किसी से छुपा नहीं है। कहाँ संबंध है आपके चारित्रिक क्राइटेरिया और ज्ञान के बीच में? ओशो, उनके चरित्र को तो आप इल्जामों की भरमार किए बैठे हो, लेकिन उनकी लिखी हुई किताबों का तार्किक दृष्टिकोण जो है दूसरा कोई प्रेजेंट कर नहीं पाता।
मैंने पहले बताया मैं उसका विरोधी नहीं हूँ लेकिन समर्थक भी नहीं जो एक्चुअली हमें वास्तव में किसी व्यक्ति का फॉलोअर होना भी नहीं चाहिए, हमें विचारों का फॉलोअर होना चाहिए। व्यक्ति को फॉलो ही मत करो, विचारों को फॉलो। आपने जिस व्यक्ति को फॉलो किया ऐसे दुनिया भर के भरे पड़े जिन्हें आप ज्ञानी महात्मा मानते हो, अदर वीडियोस में मैंने नाम भी दिए हैं उनके। वो एक समय आने पे पता लगता है चरित्र दृष्टि से इस देश में भरे पड़े हैं, जेल में गए हैं भाई, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से अपने कहाँ बैठे हैं। आपकी चारित्रिक जो डेफिनेशन है फिर उसके हिसाब से तो वो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जिसका चरित्र खराब है उसका ज्ञान अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता, क्योंकि चरित्र के क्राइटेरिया आपने डिसाइड किया और उसे आप बदलते रहते हैं। आज से 20-25 साल पहले चले जाओ, लड़कियां जींस पहन ले या पैंट पहन, आपने चरित्र दृष्टि से उनको जज कर लिया, आज सब पहने घूम रहे हैं। अब आपका चरित्र का दृष्टिकोण बदल गया, डेवलप हो गया। समाज में चीजें बदलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, विकसित होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, मैनिपुलेट होती रहती हैं, और धीरे धीरे आप उसे अडॉप्ट करना शुरू कर देते हो। इसलिए समाज का बनाया हुआ कोई भी क्राइटेरिया निरपेक्ष नहीं होता, हर समय सार्वभौमिक लागू नहीं होता। इसलिए ज्ञान के ऊपर चरित्र का दोषर मतलब आरोपण नहीं किया जा सकता। ज्ञान व्यक्ति की रैशनल उपलब्धि है, वो कोई भी कर सकता है, चाहे चरित्र का कितना भी ज्ञान हो। और अच्छे से अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति भी बुद्धू मिल सकता है, मूर्ख मिल सकता है। ज्ञान चरित्र की बपौती नहीं है, ज्ञान अलग चीज है, वो प्राकृतिक है। बॉलीवुड आपका भरा पड़ा है, राजकुमार संतोषी एक से एक बड़ी फिल्में दी हैं उसने भाई। दामिनी नाम की फिल्म नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म, जाकर चरित्र चेक करो उस व्यक्ति का, आपका भ्रम टूट जाएगा। राम गोपाल वर्मा, एक से एक शानदार मूवीज उन्होंने दी है। चरित्र चित्रण करो जाके, पता लग जाएगा। चरित्र के बीच में और ज्ञान के बीच में कोई अनिवार्य संबंध नहीं। मैंने आपको कितने एग्जाम्पल देके बताया, कितने दार्शनिक, कितने थिंकर्स भरे पड़े हैं, जिनके चरित्र को आप निकृष्ट आंकते हो, लेकिन ज्ञान के दृष्टि से उन्हें आप फॉलो करते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।